हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हमारी चर्चा चल रही है होम मैनेजमेंट पर। होम मैनेजमेंट में हम देख रहे हैं फैमिली के बारे में। फैमिली को सबसे पहले हमने देखा कि फैमिली का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, विशेषता क्या है, आवश्यकता क्या है, कार्य क्या है। इसी के साथ-साथ हमने देखा परिवार के प्रकार कौन-कौन से हैं। कई आधारों पर हमने परिवार के प्रकार को देखा। फिर हमने देखा पारिवारिक जीवन चक्र है, यानी कि फैमिली लाइफ साइकिल है, हमने उसके बारे में समझा, जिसमें आपने 3 अवस्थाओं का ज़िक्र किया। 3 अवस्थाओं को हमने डिटेल में पढ़ा, साथ ही साथ हमने इसको भी समझा। आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं विवाह। विवाह क्या है? क्यों आवश्यकता है? विवाह कितने प्रकार के होते हैं? विवाह विच्छेद क्या है? विवाह विच्छेद के कारण क्या हैं? हानियाँ क्या हैं? लाभ क्या हैं? इतने टॉपिक पर आज हमारी चर्चा होने वाली है। इससे पहले कल की क्लास में आपको एक छोटा-सा करेक्शन करना है। हालाँकि इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन ज़रूर कर लेंगे। जो आपका एक अधिनियम बताया था हमने कि जो आपका उत्तराधिकार अधिनियम आया था, आपका हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो था, वो आपका आया था 1956 में। बाय मिस्टेक कल आपका हो गया था 1929, तो इसमें थोड़ा-सा आप करेक्शन करिएगा और डेट को थोड़ा-सा सही करिएगा, जो कि 1956 है। हालाँकि मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब अपना क्वेश्चन सीरीज़ करेंगे तो उसमें ज़रूर इस क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे, बाकी अगर कुछ भी ना हो तो ये ज़रूर होगा, ठीक? चलिए, बाकी आप में से जो लोग भी कल थे क्लास में, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसे थोड़ा-सा करेक्शन करिएगा। हालाँकि मैंने जो पीडीएफ शेयर किया था, जो ग्रुप से जुड़े हैं, तो उस आपके पीडीएफ में भी करेक्शन कर दिया है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं विवाह के बारे में। विवाह आप सभी को पता है कि अगर विवाह के बारे में पूछा जाए तो विवाह एक सामाजिक संस्था है। विवाह क्या है? विवाह एक सामाजिक संस्था है जो यौन संबंधों को स्वीकृति प्रदान करता है। ये कुकर्म पर नियंत्रण करता है, वैधानिक स्वीकृति प्रदान करता है। एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि ये क्या है आपका, ये आपका जो है एक प्रकार से आपको कुकर्म करने से नियंत्रित करता है, यौन संबंधों की स्वीकृति प्रदान करता है, वैधानिक स्वीकृति प्रदान करता है, तो ये सारी आपके विवाह की विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। अब अगर हम वेस्टर्न मार्ग के अनुसार विवाह की परिभाषा देखें, तो इन्होंने क्या बताया? इनके अनुसार विवाह क्या है? विवाह को एक या अधिक पुरुषों का एक या उससे अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला संबंध कहकर परिभाषित किया जा सकता है, जो प्रथा या कानून के द्वारा मान्य होता है। तो इन्होंने परिभाषा बताया कि जो विवाह है, विवाह एक या अधिक पुरुष या फिर उससे एक या एक से अधिक महिला के साथ जो है होने वाले संबंध को कहकर इन्होंने परिभाषित किया, और जो कि आपके प्रथा या फिर आपके कानून के द्वारा मान्य हो। इसी के साथ-साथ इनकी जो परिभाषा थी, एक परिभाषा और आपको देखने को मिलता है वोगाट्स के अनुसार। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि विवाह स्त्री व पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने वाली एक संस्था है। कल भी आपने देखा था ना कि परिवार कब स्टार्ट होता है। तो जो विग्लो महोदय ने बताया था, उन्होंने बताया था कि जब एक स्त्री और एक पुरुष विवाह करते हैं, विवाह नामक बंधन में बंधते हैं, तब उनके परिवार का आरंभ होता है। उससे पहले वो अपने माता-पिता के परिवार के सदस्य होते हैं। उनका खुद का परिवार कब निर्मित होता है या उनके खुद के परिवार का प्रारंभ कब होता है, तो वो विवाह नामक संस्कार से होता है। तो विवाह क्या है? बोगार्ट्स के अनुसार विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने वाली एक संस्था है। ठीक?
अगर आप थोड़ा-सा इसी में और समझें कि जो विवाह का वास्तविक अर्थ है वो क्या होता है? विवाह वो संस्कार है, वैवाहिक संस्कार है, ठीक? विवाह वह संस्कार है जिसमें व्यक्ति अपनी काम वासनाओं की पूर्ति करता है। विवाह में मानव की पार्श्विक प्रवृत्ति एवं यौन संबंधों पर सामाजिक रोक लगाकर परस्पर हो रहे संघर्ष को समाप्त करता है। ठीक? तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है इनकी विशेषताओं से। अब विवाह के कुछ उद्देश्य होते हैं। विवाह के कुछ उद्देश्य होते हैं और विवाह क्या है? विवाह एक संस्कार है। तो अगर हम इसके उद्देश्यों की बात करें तो विवाह का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले जो विवाह के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं जिसमें यौन इच्छाओं की पूर्ति है, संतानोत्पत्ति की प्राप्ति है, परिवार का निर्माण है और संबंधों का स्थायी है। जैसे यौन इच्छाओं की पूर्ति कहाँ से होती है? जब विवाह होता है। विवाह विवाह से ही क्या होते हैं? संतान की प्राप्ति होती है या संतान उत्पत्ति होते हैं। एक परिवार का निर्माण कैसे होता है? तो परिवार का निर्माण ही विवाह से होता है। आपने कल भी देखा था और अभी-अभी हमने आपको कल की ही अपनी क्लास से जोड़ के बताया कि जो बिगलो महोदय थे उन्होंने कहा था कि परिवार का निर्माण तब होता है जब एक स्त्री और एक पुरुष विवाह नामक बंधन में बंधते हैं, तब जाकर परिवार का निर्माण होता है या प्रारंभ होता है परिवार का। उससे पहले वो अपने माता-पिता के परिवार के सदस्य होते हैं। संबंधों का अस्थायी, क्या विवाह अस्थायी होता है? नहीं, विवाह क्या होता है? विवाह अस्थायी होता है। तो विवाह में एक उद्देश्य ये भी होता है कि संबंधों में अस्थायीपन आ जाता है। ठीक? आपको पता है कि कल या परसों भी आपने देखा था कि व्यक्ति जो है वो अपनी इच्छा से परिवार में प्रवेश करता है, अपनी इच्छा से विवाह करता है, लेकिन वो अपनी इच्छा से उसका त्याग नहीं कर सकता है। मतलब आपने विवाह भले ही अपनी मर्ज़ी से कर लिया हो, लेकिन आप उस विवाह को अपनी मर्ज़ी से नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक? तो वही इन्होंने बताया या इसका उद्देश्य क्या है कि संबंधों का अस्थायी होना। तो ये आपने 4 विशेषताएँ देखी, 4 उद्देश्य देख लिए। यौन इच्छा की पूर्ति करना, संतान की प्राप्ति करना, परिवार का निर्माण करना और संबंधों को अस्थायी बनाना, ये विवाह का उद्देश्य होता है। ठीक? अब ये तो आपने थोड़ा-सा विवाह के अर्थ को समझा, विशेषताओं को समझा, उद्देश्यों के बारे में समझा, थोड़ी-सी आपने परिभाषाएँ देख ली 1-2। अब अगर हम बात करें कि जो हिंदू विवाह है, हिंदू विवाह यानी कि मनु के अनुसार हिंदू विवाह कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालाँकि ये विवाह के टॉपिक से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विवाह विच्छेद का कारण क्या है? लाभ क्या हैं? हानियाँ क्या हैं? सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है किस पर पड़ता है? कौन-कौन से विवाह के प्रकार हैं? श्रेष्ठ जो विवाह है कौन-सा है? और निम्न कोटि के विवाह कौन-कौन से हैं? यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया होगा तो देखा होगा। नहीं तो हमने भी अपने जो प्रैक्टिस करवाए हैं उसमें डिस्कस भी किया है। चलिए, अब हम समझ लेते हैं कि जो ये मनु के अनुसार हिंदू विवाह कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको जो विवाह मान्य है हिंदुओं में या मनु के अनुसार वो 8 प्रकार के होते हैं। पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि मनु के अनुसार कितने प्रकार के विवाह होते हैं? तो क्या बताएँगे आप? 8 बताएँगे। 8 में जो आपके प्रथम 4 होते हैं, उनको हम उच्च श्रेणी का कहते हैं और जो आपके अंतिम 4 होते हैं, उन्हें हम निम्न श्रेणी का विवाह कहते हैं। उच्च श्रेणी या श्रेष्ठ विवाह कौन-कौन से होते हैं? तो जो प्रथम 4 आप देखेंगे, वो आपके उच्च श्रेणी के विवाह होंगे और जो अंतिम 4 आप पढ़ेंगे, वो आपके निम्न श्रेणी के विवाह होंगे। तो विवाह तो वैसे आपके 8 प्रकार के हैं। हम इनको 4-4 के भाग में डिवाइड कर देंगे और इनको 2 प्रकार से पढ़ेंगे। एक देखेंगे उच्च कोटि या फिर श्रेष्ठ विवाह कौन-कौन से हैं, दूसरा हम देखेंगे कि निम्न विवाह कौन-कौन से हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इन जो हमारे उच्च कोटि के
प्रथम 4 विवाह हैं वो कौन-कौन से हैं और क्या होते हैं? तो थोड़ा-सा आप इन्हें ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम सबसे पहले विवाह की बात करें तो उसमें आता है आपका ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह इसमें अगर कुछ नहीं याद रखते हैं तो भी आपको ये जो ब्रैकेट में दिया गया है इतना तो ध्यान ही रखना है कि इसमें गुणवान वर को पिता आमंत्रित करता है और कन्यादान करता है। ठीक? जैसे पिता पुत्र के लिए पिता पुत्री के लिए वर की खोज करता है तथा वर को अपने यहाँ आमंत्रित कर धार्मिक रीत-रिवाजों के अनुसार करता है, कन्यादान करता है। तो हमारे यहाँ क्या होता है? यही तो होता है ना कि पिता जो है अपने पुत्रियों के लिए वर खोजते हैं, उसके बाद जो है उनको अपने घर पर बुलाते हैं और वहाँ पर कन्यादान होता है। तो जैसे आज का विवाह हो रहा है, जो हमारे समाज में मान्य है, वो यही ब्रह्म विवाह का ही तो रूप है कि गुणवान वर को पिता जो है वो आमंत्रित करता है, पिता ही खोजता है, पिता उसको आमंत्रित करेगा और उससे अपनी बेटी का विवाह करेगा यानी कि कन्या दान करेगा। तो ये आपका प्रथम विवाह है जिसे हम ब्रह्म विवाह कहते हैं और ये आपका एक उच्च श्रेणी के अंतर्गत आता है। सबसे पहले तो आप यही देख लीजिए कि जो 4 विवाह आपके उच्च श्रेणी के हैं, कौन-कौन से हैं? एक तो आपका ब्रह्म विवाह हो गया, दूसरा आपका देव विवाह हो गया, तीसरा आपका आर्ष विवाह हो गया और चौथा आपका प्रजापत्य विवाह हो गया। इन 4 विवाह को या ये 4 प्रकार के जो विवाह हैं, ये आपके उच्च श्रेणी में आते हैं। एक-एक करके इन चारों के बारे में बात कर लेते हैं। तो ब्रह्म विवाह आपने देखा, जैसे हमारे समाज में विवाह होता है, वो ब्रह्म विवाह का ही स्वरूप है, जिसमें पिता अपने पुत्रियों के लिए एक सुयोग्य वर ढूँढता है और उसको अपने घर पर आमंत्रित करता है, उससे अपनी बेटी का विवाह करता है अर्थात कन्या दान करता है। तो ये आपका हो जाता है ब्रह्म विवाह। दूसरा जो है आपका वो है देव विवाह। अब देव विवाह को ही हम प्रतीकात्मक विवाह के नाम से जानते हैं। इसमें क्या है तो पुरोहित को देवता माना जाता है और पुरोहित से ही विवाह किया जाता है। बस अगर ये 2 शब्द आप ध्यान रख लेते हैं तो भी आपके लिए अच्छा है। थोड़ा-सा इसमें हम समझते हैं कि ये जो आपका देव विवाह है इसमें यज्ञ को अधिक महत्व दिया जाता है। कन्या के पिता के द्वारा यज्ञ का आयोजन किया जाता था, जो उस यज्ञ को सही तरीके से पूर्ण करता था, उसके साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था। तो जो ये कन्या के पिताजी थे, वो यज्ञ को करवाते थे या यज्ञ का आयोजन करते थे और जो इस यज्ञ का सही तरीके से संपूर्ण कर लेता था, उसी से वो अपनी बेटी का विवाह कर देते थे अर्थात कन्यादान कर देते थे। तीसरा विवाह आता है आपका आर्ष विवाह। आर्ष विवाह क्या है? तो आर्ष विवाह में सबसे पहले आप आर्ष का अर्थ समझिए। आर्ष का अर्थ क्या है? ऋषि है। कन्या ऋषि कन्या के पिता को एक जोड़ी बैल व एक गाय देते थे। इसमें आप इतना ध्यान रखेंगे कि जो आर्ष विवाह है, आर्ष का अर्थ होता है ऋषि। ऋषि क्या करते हैं? तो ऋषि कन्या के पिता को एक जोड़ी बैल और एक गाय देते हैं। पूरा क्या होता है इसमें? ऋषि के द्वारा पिता को गाय या बैल का एक जोड़ा उपहार स्वरूप दिया जाता था। पिता के द्वारा उपहार स्वीकार किए जाने पर वह कन्या का विवाह उस ऋषि से कर देते थे। मतलब जो ऋषि हैं, जो उन्होंने क्या किया जब उन्हें जो कन्या है उससे अगर विवाह करना है तो वो एक जोड़ी बैल या फिर एक जोड़ी गाय लड़की के पिता को देते थे। अगर लड़की का पिता उस उनके दिए गए उपहार को स्वीकार कर लेता था, तब वो जो है अपनी कन्या का विवाह उस ऋषि से कर लेता था। मतलब कि ये समझिए कि जैसे अगर उनके द्वारा जो ऋषि के द्वारा दिए गए उपहार को पिता के द्वारा स्वीकार कर लेना इस बात को दर्शा रहा था कि वो अपनी पुत्री का विवाह जो है उस ऋषि से कर देंगे। तो जो आर्ष विवाह था इसमें ऋषि जो है, इसमें पिता नहीं दे रहा है कोई उपहार। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो ऋषि हैं, जिनको विवाह करना है वही एक जोड़ी बैल या फिर एक गाय देते थे उपहार स्वरूप। ठीक?
ये था आपका तीसरा विवाह। अब बात कर लेते हैं उच्च कोटि में है जो आपका चौथा विवाह है। चौथा विवाह क्या है? चौथे प्रकार का विवाह प्रजापात्य विवाह है। अब इसमें क्या होता है? तो ये भी आपका ब्रह्म विवाह के ही समान है। बस पिता वर को आशीर्वाद देते हुए एक लाइन बोलता है। वो लाइन क्या है कि तुम दोनों एक साथ मिलकर धर्म का आचरण करो। जैसे आपने ब्रह्म विवाह क्या देखा था? ब्रह्म विवाह यही देखा था कि पिता जो है वो सुयोग्य वर की खोज करता है और उसको अपने यहाँ आमंत्रित करता है और कन्यादान करता है। इसमें भी वही होगा, जो प्रजापत्य विवाह है, इसमें भी वही होगा। बस ध्यान इसमें रखना है कि जब पिता आशीर्वाद देता है, तो वो यही एक लाइन बुलवाता है, कहता है कि तुम दोनों एक साथ मिलकर धर्म का आचरण करो। तो ये 4 जो आपने प्रथम 4 विवाह पढ़ा, ये आपके उच्च कोटि के विवाह थे या उच्च कोटि के प्रकार के विवाह थे। अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं जो निम्न कोटि के विवाह के प्रकार हैं, जो कि 4 हैं। जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह और असुर विवाह। इन 4 प्रकार के विवाह के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि निम्न कोटि के विवाह के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि गंधर्व विवाह क्या है। तो गंधर्व विवाह को ही प्रेम विवाह के नाम से जाना जाता है। अब प्रेम विवाह आपको बताने की आवश्यकता तो है नहीं कि क्या होता है, आप सभी को पता है कि प्रेम विवाह क्या होता है। मतलब माता-पिता की आज्ञा के बिना ही स्त्री-पुरुष विवाह कर लेते हैं, तो ऐसे विवाह को हम गंधर्व विवाह या प्रेम विवाह के नाम से जानते हैं। इसमें माता-पिता की रज़ामंदी नहीं ली जाती है। इसमें लड़का और लड़की विवाह करने के लिए तैयार हैं, तो वो तैयार कर लेते हैं, पिता और माता की मर्ज़ी हो या ना हो। ठीक? अगला है आपका राक्षस विवाह। राक्षस विवाह, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, कन्या से छीन झपट के साथ जबरन विवाह करना। मतलब लड़की की इच्छा नहीं है, फिर भी उससे जबरदस्ती विवाह किया जा रहा है, तो ये आपका राक्षस विवाह के अंतर्गत आता है। वहीं आपका एक आता है पैशाच विवाह। पैशाच विवाह क्या होता है? तो राह में जाती हुई अकेली कन्या, नशा की हुई स्त्री आदि के आदि से बलपूर्वक यौन संबंध स्थापित कर तत्पश्चात विवाह कर लेना, ये आपका पैशाच विवाह के अंतर्गत आता है। अगला है और लास्ट है आपका असुर विवाह। असुर विवाह कन्या के पिता को अत्यधिक धन राशि देकर कन्या से विवाह कर लेना, तो ये आपका होता है असुर विवाह। असुर विवाह में पिता को जैसे एक प्रकार से जो वर पक्ष है, यानी कि जो लड़का है जो विवाह करना चाहता है, वो लड़की के पिता को धन दौलत अधिक दे देता है और विवाह कर लेता है। लेकिन इसमें लड़की की मर्जी नहीं देखी जाती है, जबरदस्ती ही विवाह कर लिया जाता है धन के बदौलत। ठीक? तो ये आपके कुल मिलाकर 8 विवाह के प्रकार थे, जो कि मनु के अनुसार थे। आपको ध्यान रखना है कि कौन से आपके 4 श्रेष्ठ विवाह हैं, कौन से आपके 4 निम्न विवाह हैं। इसको आप थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। ठीक? चलिए, ये आपका विवाह जो था, यानी कि विवाह के प्रकार ये समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं, थोड़ा-सा बात कर लेते हैं कि वैवाहिक समायोजन की आवश्यक तत्व कौन-कौन से हैं, इसको समझना भी हमारे लिए ज़रूरी है। वैवाहिक समायोजन, अब आपको पता है कि जब एक लड़की और लड़के का विवाह होता है, तो वहाँ पर समायोजन स्थापित करना पड़ता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, समायोजन तो करना ही पड़ता है। इसमें जो आवश्यक तत्व हैं वो कौन-कौन से हैं? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विवाह के प्रति दृष्टिकोण। जैसे एक लड़की है, उसका विवाह के प्रति दृष्टिकोण क्या है, उस हिसाब से वो समायोजन करती है। जैसे लड़की का विवाह के प्रति उसको ऐसा लगता है कि एक विवाह करने के बाद हमें एक साथी मिल जाएगा, हमें एक अच्छा परिवार मिल जाएगा, हम वो
और भी कल्पनाएँ करती है। लेकिन अगर वहीं एक दूसरी लड़की है, उसका विवाह के प्रति दृष्टिकोण ऐसा है कि हम विवाह करके एक बंधन में बँध जाएँगे, हमें किसी और के अकॉर्डिंग सब कुछ करना पड़ेगा, हमारी आज़ादी छिन जाएगी, हम पढ़ाई नहीं कर पाएँगे, हम जॉब नहीं कर सकेंगे, हमें तो सिर्फ़ घर में ही रहना है। तो ये सारी चीज़ें आपके विवाह के तत्व हैं, ये प्रभावित करते हैं विवाह को, कि आपका विवाह के प्रति दृष्टिकोण कैसा है। अगर आपका विवाह करने का दृष्टिकोण अच्छा है, आप जल्दी समायोजन कर लेते हैं, आप उस परिवार में घुल-मिल जाते हैं। वहीं आपके दृष्टिकोण अगर आपका जो सोचने का नज़रिया है, वो अलग-अलग है। आपको लगता है कि विवाह करने से आपकी जो आप एक बंधन में बँध जाएँगे, आप अपने इच्छा अनुसार कार्य नहीं कर पाएँगे। तो ये मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि आपका दृष्टिकोण ये आपके वैवाहिक समायोजन के एक आवश्यक तत्वों में शामिल है कि आप कैसा दृष्टिकोण रख रहे हैं। इसी के साथ-साथ उपयुक्त जीवन साथी, ये भी आपके जो जीवन साथी है, चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, ये भी निर्भर करता है कि आपका जो जीवन साथी है, वो कैसा है। वैवाहिक दायित्वों का पालन, आपको पता है कि विवाह से पहले, चाहे स्त्री हो या फिर पुरुष हो, उसके उतने ज़्यादा दायित्व नहीं रहते हैं, लेकिन विवाह के बाद उसके दायित्व बढ़ जाते हैं। जैसे एक लड़की है, मायके में रह रही है, वो सिर्फ़ पढ़ाई ही पढ़ाई कर रही है। आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे। लेकिन जब विवाह होगा, तो हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रख दी जाएगी हम या ये कहें कि थोप दी जाती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसा देखा होगा और महसूस भी किया होगा कि विवाह के बाद हमारे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ थोप दी जाती हैं कि नहीं, तुमको खाना बनाना है तो बनाना है। अब तुम पढ़ाई करो या जैसे मर्ज़ी तुम्हारी वैसे करो, लेकिन तुमको खाना बनाना है तो बनाना है। हर किसी को खाना बनाना अच्छा लगता है और हर कोई कुछ न कुछ बनाना चाहता है। आप हमेशा मायके में ही हैं, आप शादी नहीं हुई है। आप दिन भर पढ़ती रहती हैं, फिर भी आप कभी न कभी किचन में जाती होंगी, आज हमारा मन कर रहा है कि हम कुछ बनाएँ। लेकिन वहीं जब आप ससुराल में जाते हैं, तो ये आपके ऊपर थोप दिया जाता है और ये मैं कहती हूँ किसी को भी नहीं पसंद आएगा कि आपको थोप दी जाए कोई कोई भी ज़िम्मेदारी आपको सिर्फ़ आपके ऊपर सौंप दी जाए कि नहीं, तुमको ये करना ही है तो हर हाल में करना है। ठीक? तो विवाह ये वैवाहिक दायित्वों का पालन इसमें जो है, ये सिर्फ़ घर की बात नहीं है, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आपके वैवाहिक दायित्वों का पालन करना होता है। साथ ही साथ पारस्परिक भावनाओं का सम्मान। पारस्परिक भावनाओं का सम्मान, आपने देखा होगा कि जैसे जो ये स्त्री और पुरुष का विवाह होता है, तो इसमें जो भावनाओं का यहाँ पर बात किया जा रहा है ना कि पारस्परिक भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, ऐसा आपने देखा है? नहीं देखा होगा। बहुत ही कम देखने को मिलता है या हम कहें कुछ दिनों तक देखने को भले मिल जाए, बाकी ये पारस्परिक भावनाओं का सम्मान नहीं हो पाता है। ठीक? तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एक वैवाहिक समायोजन में ये सारे तत्व आपके आ जाते हैं कि वैवाहिक उत्तरदायित्वों का पालन होना चाहिए, एक उपयुक्त जीवन साथी होना चाहिए, विवाह के प्रति आपका दृष्टिकोण अच्छा होना चाहिए, पारस्परिक भावनाओं का सम्मान यानी कि लड़की की भावनाओं का सम्मान हो और लड़के के भी भावनाओं का सम्मान करें। साथ ही साथ परस्पर सहयोग और विश्वास होना चाहिए। तो ये सारे दृष्टिकोण जो हैं या हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे तत्व जो हैं, ये आवश्यक होते हैं एक वैवाहिक समायोजन के लिए। आपका विवाह के प्रति दृष्टिकोण अच्छा होना चाहिए, आपका जीवन साथी भी उपयुक्त होना चाहिए, वैवाहिक दायित्वों का पालन आपको करना है, साथ ही साथ पारस्परिक भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, परस्पर विश्वास और सहयोग होना चाहिए। ठीक? तो ये आपके कुछ वैवाहिक समायोजन के आवश्यक तत्व थे। अब हम इसी में थोड़ा-सा और समझें, तो वो आपका आ जाता है वैवाहिक जीवन में असमायोजित या असमायोजन उत्पन्न होने के कारण कौन-से हैं? आपने देखा होगा कि इस समय पर विवाह विच्छेद बहुत ज़्यादा हो रहा है। विवाह विच्छेद की दर जो है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो अगर हम इसमें थोड़े से इसके असमायोजन उत्पन्न होने के कारणों पर चर्चा करें, तो इसमें कई फैक्टर आ जाते हैं। जैसे संवेगों का असामंजस्य।
जैसे ये जो संवेग हैं, बात-बात पर गुस्सा हो जाना, एक-दूसरे को कुछ उल्टा-सीधा बोल देना, तो ये क्या है, आपके जो संवेग हैं, उसमें सामंजस्य नहीं है। आप अपने संवेगों पर आप आवेग में आ जाते हैं, आपके जो संवेग हैं, वो हावी हो जाते हैं। आप बात-बात पर बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं। मतलब छोटी-सी बात का बड़ा-सा बतंगड़ बन जाता है, जब आपके जो संवेग हैं, वो सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं। अगला है पारस्परिक प्रेम एवं विश्वास का अभाव। जब परस्पर प्रेम और विश्वास नहीं होगा, तो ये जो विवाह में असमयोजन तो होंगे ही, और ये कारण भी कई बार पूछे जाते हैं आपसे। तो जैसे यहाँ पर तो आपको 4-6 मिल जाएँगे, 10 कारण मिल जाएँगे, लेकिन जो क्वेश्चन जब पूछा जाता है, तो वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देने होते हैं। और ये सारी चीज़ें ना, जैसे जो आप विवाह के प्रकार तो आप पढ़ लिए, ये आपकी बुक से आपको लेना है कि हमारे बुक में कितने प्रकार के विवाह बताए गए हैं। बाकी विवाह के लाभ क्या हैं? विवाह में कैसे समायोजन करना है? विवाह विच्छेद के कारण क्या हैं? विवाह में समायोजन कैसे स्थापित कर सकते हैं? इसके असमायोजन के कारण क्या हैं? ये सारी चीज़ें आपकी समझ पर निर्भर करती हैं, ठीक? तो ये ऐसा नहीं है कि आपको जो यहाँ पर लिखा-लिखा है, मिल रहा है, यही आपको क्वेश्चन में आएगा। हम जब नेक्स्ट डे अभी मतलब सैटरडे को हम जब प्रैक्टिस करेंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो ये भी देखा आपने कि पारस्परिक प्रेम और विश्वास का अभाव होता है। दूसरा, यौन संबंधों की अव्यवस्था की वजह से भी ये जो वैवाहिक संबंध है, ये असमायोजित हो जाते हैं। अगला है सामाजिक अव्यवस्था। समाज में भी ऐसे-ऐसे व्यवस्थाएँ की गई हैं या ऐसी-ऐसी अव्यवस्थाएँ हैं जिसके कारण विवाह में समायोजन करना मुश्किल हो रहा है। आर्थिक अव्यवस्था। आर्थिक अव्यवस्था सिर्फ़ एक वैवाहिक जीवन में ही असमयोजन का कारण नहीं बनती है। आपने देखा होगा, अगर कोई फ़ैमिली है, वहाँ पर जैसे फ़ैमिली में माता-पिता हैं, उनके अविवाहित बच्चे ही मान लेते हैं कि अविवाहित बच्चे हैं, अब बच्चों का खर्चा है, जैसे बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कोई मानते हैं कि उनके ट्यूशन का फ़ीस हो गया, उनके जो है जो ये बस आने-जाने का खर्चा हो गया, तो खर्चे बड़े रहते हैं। अब ऐसे में अगर जो आर्थिक व्यवस्था है, ये डगमगा गई है, तो आप देखेंगे किल्लत सी आ जाती है उस परिवार में, किल्लत सी आ जाती है, बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं लोग, खुशनुमा माहौल नहीं रह पाता है। तो ये तो हर जगह होनी है कि अगर आर्थिक व्यवस्था आपकी डगमगा गई है, तो आपका जो वैवाहिक समायोजन है, इसमें भी आपको डगमगाहट देखने को मिलेगी। अगला है आपका पारिवारिक तनाव और संघर्ष। ये भी एक कारण है कि पारिवारिक तनाव और संघर्ष भी वैवाहिक जीवन में असमायोजन का कारण बनती है। साथ ही साथ शिक्षा का अभाव भी एक कह सकते हैं असमायोजन का कारण बनता है, वैवाहिक असमायोजन का कारण बनता है। आयु, ये सबसे बड़ा फैक्टर मुझे लगता है कि वैसे तो आपकी बुक में भी दिया गया है, बट मुझे भी लगता है कि ये जो आयु है, ये कहीं न कहीं वैवाहिक असमायोजन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जैसे आपने देखा होगा, कई बार देखा होगा कि जब आप एक लड़के और लड़की की एज देखते हैं, अक्सर आपने गाँव में भी सुना है कि 4-6 साल जो है लड़की छोटी हो तो चलेगा, 10 साल भी छोटी हो तो भी चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा ये बताइए कि जैसे जो एक लड़की है, मानते हैं कि 25 साल की लड़की है और आपने 25 साल नहीं, मानते हैं कि 20 साल की लड़की है और आपने 30 साल के लड़के से शादी कर दी। तो क्या ये जो 20 साल की लड़की है और ये जो 30 साल का लड़का है, दोनों की सोच एक जैसी होगी? नहीं। आपने कई बार देखा होगा कि 16-16, 17 साल की लड़कियाँ हैं और 35-35 साल के लड़कों से शादी कर रही हैं। ऐसे में क्या वैवाहिक समायोजन बन पाएगा? अरे भाई, ये लड़की कहाँ आपकी 16 साल की है। मानते हैं कि लड़की जो है वो 16 साल की है और लड़का आपका 35 साल का है। तो लगभग-लगभग आप ये देखेंगे, अगर कुछ समय पहले जाएँ, तो ऐसे में जो बच्चों के बीच की एज होती है माता-पिता के, लगभग हम कहें तो ये पिता और पुत्री के एज ग्रुप हैं ये दोनों। तो क्या आपके पिता की सोच और आपकी सोच एक जैसी है?
नहीं है। तो जो ये ऐज डिफ़रेंस होता है, ये बहुत बहुत कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है असमायोजन में, वैवाहिक असमायोजन में। तो ये जो आपने ये तो मैं कहीं-कहीं आपको देखने को मिलता है जो मैंने अभी बताया। बाकी आपने ये सबके मुँह से सुना होगा, अपने परिवार में भी देखा होगा कि लड़की की ऐज लड़के से कम होनी चाहिए। लड़की की एज लड़के से कम होनी चाहिए, 2-4 साल, 6 साल, 10 साल तक भी चलता है, ऐसा आपने सुना होगा। तो ये भी आपके एक असमायोजन का कारण बनता है क्योंकि दोनों के सोच में काफ़ी डिफ़रेंस आ जाता है। और आपको भी पता है कि जो सोच अभी आप रख रहे हैं, वो 15-20 साल बाद आपकी सोच नहीं रह जाएगी, उसमें परिवर्तन आ जाएगा। और ये भी आपने देखा है कि क्यों आता है, क्योंकि जब आपने विकास के कई अवस्थाओं के बारे में बात किया था, तो उसमें भी आपने देखा था कि ये जो व्यक्ति होते हैं, जैसे जब बाल्यावस्था में होते हैं, तो उनकी सोच कैसे होती है, किशोरावस्था में कैसी होती है, प्रौढ़ावस्था में क्या होता है और किस तरह से वृद्धावस्था में वो पूर्णतः धार्मिक वगैरह हो जाते हैं। समाज की तरफ ज़्यादा उन्मुख हो जाते हैं, समाज से उनको ज़्यादा ये हो जाता है कि समाज क्या कहेगा, समाज क्या करेगा, समाज में उठना-बैठना उनका ज़्यादा हो जाता है। तो ऐज जैसे-जैसे बढ़ती जाती है, उनके सोच में भी बदलाव होता जाता है। आपके और हमारे सोच में भी बदलाव आएँगे। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है विवाह विच्छेद यहाँ पर असमायोजन की बात क्या हो रही थी? वैवाहिक जीवन में असमायोजन उत्पन्न होने के कारण हम देख रहे थे। अब जब असमायोजन उत्पन्न हो रहा है, तो विच्छेद भी होते हैं। अब विवाह विच्छेद भी होते हैं। तो विवाह विच्छेद के पक्ष में तर्क देंगे हम कि लाभ क्या है अगर विवाह विच्छेद होता है। सबसे पहले स्त्रियों की स्थिति में सुधार होता है। जैसे आपने देखा होगा कई बार स्त्रियों की काफ़ी दुर्दशा होते देखा है हमने। तो अगर जब विवाह विच्छेद हो जाता है तो एक तो ये स्त्रियों की स्थिति में सुधार देखने को मिलता है। कष्टदायक या कष्टमय जीवन से उनको मुक्ति मिल जाती है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि जो लड़कियाँ हैं उनके साथ मार-पीट भी होती है। उनको बहुत ही शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। तो जब विवाह विच्छेद हो जाता है तो एक जो स्त्री है उसको उसकी जो स्थिति है उसमें सुधार आता है, उसको कष्टमय जीवन से मुक्ति मिल जाती है। इसी के साथ-साथ स्त्री और पुरुष की समानता के लिए ये ज़रूरी है। अगर जब जैसे कोई चीज़ है, हो रहा है, तो अगर उसके कुछ लाभ हैं, तो हानियाँ भी होती हैं। जैसे आपने देखा कि विवाह विच्छेद के लाभ क्या होते हैं, तो जैसे स्त्री की स्थिति में सुधार होता है, उसके कष्टमय जीवन को हम कष्टमय जीवन को दूर कर सकते हैं और इसमें समानता भी देखने को मिलता है, तो कहीं न कहीं कुछ हानियाँ भी होंगी। इसी में आप देखेंगे कि इसकी कुछ हानियाँ भी हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं विवाह विच्छेद की, तो विवाह विच्छेद के कुछ हानियाँ भी हैं। कौन-कौन से हैं? सांस्कृतिक मान्यताओं के विरुद्ध हैं। एक जो विवाह विच्छेद होता है या तलाक जिसे हम कहते हैं, ये हमारी संस्कृति के विरुद्ध होता है। ये अच्छा नहीं माना जाता है। हमारे समाज में अगर कोई भी लड़की जैसे तलाकशुदा है, तो उसको अलग ही दृष्टि से देखा जाता है, सांस्कृतिक दृष्टि से या सांस्कृतिक मान्यताओं के विरुद्ध है ये। कहते हैं कि जैसा भी है सह लो, रह लो, वहीं पर रहो। लेकिन ये क्या है, ये हानियाँ हैं कि ये हमारे समाज के विरुद्ध है, हमारी सांस्कृतिक जो मान्यताएँ हैं उसके विरुद्ध हैं। आर्थिक रूप से अव्यवहारिक। अब ये भी समस्या हो जाती है कि अगर जैसे जो महिला है, विवाह विच्छेद हो गया, अगर वो कामकाजी है, काम कर रही है, अपना पालन-पोषण कर सकती है, तो ये अच्छी बात है। अगर नहीं है तो उसके लिए कौन धन जुटाएगा? कहाँ से उसको आर्थिक जो सहायता है कौन देगा? तो ये एक आर्थिक रूप से अव्यवहारिक एक हानि है। पारिवारिक संगठन के विरुद्ध, परिवार में भी अच्छा नहीं माना जाता है और आपने अभी तो काफ़ी कुछ बदल गया है, लेकिन कुछ समय पहले की अगर बात की जाए तो आपने देखा होगा जैसे जो विधवा महिलाएँ हैं, जो तलाकशुदा महिलाएँ हैं, इनको हमारे समाज में बहुत ही हेय दृष्टि से या कह सकते हैं निचली दृष्टि से देखा जाता था। साथ ही साथ बच्चों की समस्या। आपसे पूछा जाता है कि विवाह विच्छेद का
सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ता है वो किस पर पड़ता है? तो ये जो मासूम बच्चे हैं इन पर पड़ता है। आपको पता है कि जैसे बड़े हैं, वो अपना समझते हैं, समायोजन करते हैं, लेकिन ये जो बच्चे हैं, छोटे से बच्चे हैं, इनका पालन-पोषण कैसे होगा? इनका पालन-पोषण कौन करेगा? अगर माता है, महिला है, विवाह-विच्छेद हो गया है, अलग रह रही है, तो आपने देखा ऊपर ही कि आर्थिक उसको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, सांस्कृतिक जो ये मान्यताएँ सांस्कृतिक मान्यताओं के विरुद्ध हैं, उसका भी सामना करना पड़ रहा है, पारिवारिक संगठन के विरुद्ध है, तो परिवार वालों का भी अपना जो है वो सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बच्चों के लिए समस्या हो जाती है कि उनका पालन-पोषण कौन करेगा? उनको जो है ये देखभाल की भी समस्या आ जाती है और सबसे बड़ी समस्या तो यही होता है कि आर्थिक उनको सहायता कौन देगा? बच्चों की पढ़ाई-लिखाई है, तमाम आर्थिक खर्चे होते हैं, उसका भी सामना करना पड़ता है। तो ये कई आपने देखा हानियाँ, लाभ कई चीज़ों के बारे में आज हमने चर्चा किया। टॉपिक आपका थोड़ा-सा छोटा ही था, लेकिन हमें विवाह के टॉपिक को समाप्त करना था, विवाह के बारे में समझना था। तो उम्मीद है कि ये विवाह आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम देख लेते हैं हमने किन-किन चीज़ों को देखा है और फिर से आपसे कह रहे हैं कि ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बार-बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि ये विवाह क्यों आवश्यक है? तो विवाह की एक प्रकार से अगर हम विशेषता देखी जाए तो ये विवाह एक सामाजिक संस्था है, यौन संबंधों को स्वीकृति देता है, कुकर्म पर नियंत्रण करता है, वैधानिक स्वीकृति प्रदान करता है। साथ ही साथ आपने वेस्टरमार्क के अनुसार परिभाषा देखी, आपने बोगार्ट्स के अनुसार परिभाषा देखी, साथ ही साथ आपने ये समझा कि जो विवाह है, वो एक संस्कार है जिसमें व्यक्ति अपनी जो काम वासनाएँ हैं, उनकी पूर्ति करता है और विवाह ने मानव को जो पार्श्विक यानी कि जो जानवरों वाली प्रवृत्ति है, उससे छुटकारा दिलाया है और उसको समाज में रोक लगाया है। अगर हमने उद्देश्य की बात की थी तो हमने कुछ उद्देश्य देखे जैसे यौन इच्छाओं की पूर्ति करना, संतान की प्राप्ति करना, परिवार का निर्माण करना और संबंधों को अस्थायी बनाना ही विवाह का उद्देश्य है। हमने विवाह के प्रकार देखे तो 8 प्रकार का है जिसमें हमने 4 उच्च श्रेणी के विवाह को बताया और 4 निम्न श्रेणी के विवाह को देखा। उच्च जो कोटि के थे उसमें ब्रह्म विवाह आता है, देव विवाह आता है, आर्ष विवाह आता है, प्रजापत्य विवाह आता है। अगर वहीं हम निम्न कोटि की बात करें तो इसमें गंधर्व विवाह यानी कि प्रेम विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, असुर विवाह आता है। ये आपके 8 विवाह के प्रकार थे। फिर हमने वैवाहिक वैवाहिक समायोजन के जो आवश्यक तत्व थे उनके बारे में ज़िक्र किया, जिसमें आपका विवाह के प्रति दृष्टिकोण है, उपयुक्त जीवन साथी है, वैवाहिक दायित्वों का पालन है, पारस्परिक भावनाओं का सम्मान है और परस्पर सहयोग तथा विश्वास है। फिर हमने आगे समझा कि वैवाहिक जीवन में असमायोजन उत्पन्न होने के क्या कारण हैं, तो कई कारण हैं, चाहे संवेगों में असामंजस्य हो, पारस्परिक प्रेम एवं विश्वास का अभाव हो, यौन संबंधों की अर्थव्यवस्था हो, सामाजिक अर्थव्यवस्था नहीं अव्यवस्था हो, सामाजिक अव्यवस्था, आर्थिक अव्यवस्था, परिवार में तनाव और संघर्ष, शिक्षा का अभाव, साथ ही साथ आयु। इसी में हमने देखा विवाह विच्छेद के लाभ क्या है, तो स्त्रियों की स्थिति जो है सुधरती है, उनके कष्टमय जीवन से उनको मुक्ति मिलती है, समानताएं मिलती हैं। हानियों में हमने ज़िक्र किया कि जो सांस्कृतिक मान्यताओं के विरुद्ध है, आर्थिक रूप से अव्यावहारिक है, पारिवारिक संगठन के विरुद्ध है और साथ ही साथ बच्चों के लिए समस्या है, बच्चों पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है जब विवाह विच्छेद होता है। तो ये कुछ हमने समझे विवाह के बारे में, विवाह विच्छेद क्या है, समायोजन के कारण, असमायोजन के कारण, इन सारी चीज़ों पर हमने ज़िक्र किया। यहाँ से फिर से मैं बता रही हूँ कि ये जो चीज़ें आपको दिख रही हैं लिखी-लिखाई, क्वेश्चन में ऐसे नहीं मिलने वाली हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन आपके सिर्फ़ और सिर्फ़ जो विवाह वाली लाइन है यानी कि विवाह के प्रकार है, यहाँ से ऐसे ही मिलेंगे जैसे दिए गए हैं। बाकी सारे के सारे फैक्टर आपके अलग-अलग होंगे, कारण भी कुछ और पूछा जाएगा और इसमें असमायोजन के कारण में कुछ और दिया जाएगा। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो आपके समझ पर आधारित बनेंगे, आप किस तरह से समझकर
जवाब देते हैं। तो हम जब इसका क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर आप समझ जाएँगे कि किस तरह से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारा विवाह का टॉपिक समाप्त हुआ। कल के लिए अगर आपके पास बुक होगी तो आप टाइम मैनेजमेंट पढ़ कर आएँगे। कल की क्लास में हम टाइम मैनेजमेंट का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ठीक? अगर आपके पास बुक होगी तो आप एक बार पढ़कर आइएगा। अदरवाइज़ हम तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे ही, ठीक? तो आज के लिए बस यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करने में क्या जाता है? लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप प्रेस नहीं करते हैं बेल आइकन तो आपको नोटिफ़िकेशन नहीं पहुँचेगा, और अगर मैं जब भी क्लास अपलोड करूँगी तो आप तक नहीं पहुँच पाएगा, आप खोजते रह जाएँगे, ठीक? चलिए फिर क्लास आपको कैसी लगी ये बताइएगा ज़रूर। आप में से जिन्होंने भी टेलीग्राम जॉइन नहीं किया है, तो आप टेलीग्राम जॉइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर रोज़ रात 9 बजे क्विज़ होती है, क्विज़ में आपके अच्छे क्वेश्चन होते हैं, तो आप वहाँ से अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। क्विज़ रोज़ रात 9 बजे होती है, और टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी फ़ी पे करने की आवश्यकता नहीं है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जॉइन कर सकते हैं, ठीक? चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक? बाय बाय, टेक केयर।